नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले इस वक्त में बात करने वाले हैं कि बिहार की राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी तो राज्यसभा जाने की तैयारी हो चुकी है, तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होना है, आगे मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, आगे कैसी सरकार बनेगी, ये तो सवाल है ही। लेकिन विपक्ष की अपनी समस्या है, वहां पर हैरान है, परेशान है, क्योंकि जिस तरह से शांति के साथ और बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ बीजेपी और जेडीयू ये फॉर्मूला निकाल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष हक्का बक्का है। इस पर करेंगे सबसे पहली बात, और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि पश्चिम बंगाल में अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर धरने पर बैठ गई हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर कितनी राजनीतिक उठापटक चली। उसके बाद आखिरकार 28 फरवरी को अंतिम सूची आई, आगे चलकर पूरक सूची भी आएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, और सब कुछ हो भी रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धरना पर बैठने का मतलब क्या यह है कि विधानसभा चुनाव तक ममता बनर्जी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती क्या? इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि महाराष्ट्र भी अब उन राज्यों में शामिल होने जा रहा है जिन्होंने धर्मांतरण पर सख्ती के लिए कानून को महाराष्ट्र की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्या कुछ इसके प्रावधान हो सकते हैं, और फिर आगे ये वहां के विधान परिषद में आएगा, और उसके बाद इसको जब मंजूरी मिल जाएगी तो कानून भी बन जाएंगे। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को बताया अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। कृषि और ग्रामीण रूपांतरण विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा भरना जरूरी। सीआईएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ को बताया देश की ढाल। कहा, सीआईएसएफ ने चुनौतियों का सामना कर खुद को बदला। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश समर्थकों ने लगाया पोस्टर, फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग। तो बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा, जेडीयू का यह अंदरूनी मामला, निशांत कुमार अपने बारे में लेंगे फैसला। कोलकाता में ममता बनर्जी के धरने से पहले बीजेपी ने ली चुटकी। सुकांतु मजूमदार ने कहा, ड्रामे से कुछ नहीं होगा, चुनाव में होगी हार, इसीलिए अभी से धरने की प्रैक्टिस में जुट गई है ममता। धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी। विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति ने सख्त धर्मांतरण कानून लाने का किया था वादा। पश्चिम एशिया तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हालात किस दिशा में जाएंगे अभी कहना मुश्किल, पर आत्मविश्वास, क्षमता और स्पष्ट दृष्टि के साथ नेतृत्व भारत का दायित्व। और अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष का 7वां दिन। ट्रंप ने कहा, अपना नेता चुनने से पहले अमेरिका की भी राय ले ईरान। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से, और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि बिहार की राजनीति अब किस दिशा में जाती हुई दिख रही है, अब आगे वहां क्या होने वाला है। पहले ये रिपोर्ट देखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना तो तय हो चुका है, क्योंकि कल ही नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा की सीट के लिए अपना नामांकन भर दिया। तो अब सभी की नजरें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर है कि कौन होंगे, बिहार में नई सरकार कैसी होगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, सभी के बीच यही तो चर्चा है। इस बीच नीतीश कुमार ने आज ही शाम पार्टी की बैठक बुलाई है। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा होने वाली है, ऐसा समझा जा रहा है। और साथ ही एक चर्चा और कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भी राजनीति में आने की चर्चा हो रही है। पिछले कई दिनों से यह चर्चा है, क्योंकि जेडीयू के नेता इस बारे में दावा कर रहे हैं कि निशांत कुमार जेडीयू को ज्वाइन करने वाले हैं।
लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसको लेकर बिहार में विपक्ष बिल्कुल हैरान परेशान दिखाई पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस तरह से पद छोड़ने की विपक्ष को कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि बिहार में एनडीए में पूरी तरह से सहमति बनी हुई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच आपसी सहमति से पूरा फॉर्मूला लगता है निकाल लिया गया है और यही वो बात है जो बिहार में विपक्षी पार्टियों को हैरान और परेशान कर रही है। इसीलिए ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो बिहार में भाजपा के नेता और पार्टी के राज्य में अध्यक्ष रह चुके दिलीप जायसवाल का कहना है कि नीतीश कुमार का बिहार के विकास में अभिभावक जैसा योगदान रहा है और जो आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो नया बिहार है उसके विश्वकर्मा के रूप में उन्होंने विकसित बिहार के सपना को और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया और आगे भी अभिभावक के रूप में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और इसका उनका जो है सानिध्य मिलता रहेगा। तो ये बात आपने सुन ली दिलीप जायसवाल की। और भाजपा के एक और नेता रामकृपाल यादव का कहना है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने के बाद भी बिहार के लिए विकास करते रहेंगे। नीतीश कुमार जी खुद का डिसीजन लेते हैं और विपक्ष को एक मौका मिल गया है, कुछ कहने के लिए है नहीं तो कुछ कह रहे हैं। विपक्ष का कलेजा फट रहा है। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव में आज तक काम किए हैं? कोई बतावे तो। वो दबाव बनाए थे, उनके साथ गलती से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चले गए थे। दबाव बनाए, 1 मिनट दबाव बर्दाश्त किए। आने वाले दिन में वो दिल्ली रह कर के भी बिहार के विकास में जो उनकी अहम भूमिका है, जिससे विकसित बिहार का सपना उन्होंने देखा है और उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं अपनी सरकार के माध्यम से। दरअसल रामकृपाल यादव जी लगता है विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। आगे सुनवाएंगे कि विपक्ष क्या कह रहा है। लेकिन जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ना झुकते हैं और ना किसी के दबाव में आते हैं। नीतीश कुमार जी को कोई हाईजैक कर लेगा। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जी ने राजनीति के हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और फतह भी हासिल किया। इसलिए ऐसे आरोप राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को जानने वाले लोग यह जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी न झुकते हैं न दबाव के तहत काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक टिप्पणी करने वाले लोग टिप्पणी करते रहे। तो ये बात नीरज कुमार भी लगता है जवाब ही दे रहे थे विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष लगातार इस तरह की बातें कर रहा है। इसी क्रम में आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी जल्दी चुनाव के बाद भाजपा हटा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, उथल पुथल अचानक से कल दोपहर बाद से देखने के लिए मिल रहा है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इतना जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी सल्टा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। और लेकिन लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। तो वही कांग्रेस के नेता उदित राज का भी कहना है कि ये तो बिहार की जनता के साथ धोखा हो गया। जो सपने में कभी नहीं देखा होगा श्री नीतीश कुमार कि कभी वो इनको इस दुर्गति का सामना करना पड़ा, लेकिन करना पड़ा और आदेश गया कि आप वहाँ से कुर्सी छोड़ो। और आदेश गया कुर्सी छोड़ने का, वो बहुत खराब है। उससे ज़्यादा खराब है राज्यसभा क्या मतलब होता है। जो आदमी 20-21 साल चीफ मिनिस्टर रहा है तो अपने पब्लिक को, जो पब्लिक इनके साथ में रही, धोखा उनको दिया है। बहुत दुखी लग रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं विपक्ष के लोग, जिससे वो बात जो हमने रिपोर्ट में कही थी कि विपक्ष एकदम ऐसा लग रहा है कि हैरान और परेशान है। उनको ये लग रहा था
कि जब कभी भी ऐसा होगा तो बहुत बड़ा एक ड्रामा बनेगा, बना नहीं। इसीलिए ये हताश और परेशान है। क्या सीधे मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, सबसे पहले तो इस समय तक के डेवलपमेंट के बारे में बताइए, क्योंकि आज 5 बजे बड़ी महत्वपूर्ण बैठक नीतीश कुमार जी ने बुलाई है। क्या उस बैठक में कुछ बड़ा होने वाला है, या अभी मोटे तौर पर नीतीश कुमार इस बैठक में ये समझाने का काम करेंगे कि आखिर उन्होंने जो फैसला लिया है वो फैसला क्यों लिया? हाँ बिल्कुल, देखिए लालचंद जी, जो आज सुबह से पूरी घटनाक्रम हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण रही। सबसे पहले जो कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से निराश हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिनको वो एक 2 दशक से अपने अभिभावक के रूप में देख रहे थे, नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ये साफ कहा है कि वो दिल्ली रहें या कहीं रहें, वो बिहार की जनता के साथ में कनेक्टेड हैं और समय समय पर अपने गाइडलाइंस जो है, जो बिहार में जो भी सरकार रहेगी उसको देते रहेंगे। तो ये एक वाकया है। दूसरा वाकया ये है कि हम जैसा भी कह भी रहे थे कि जो निशांत कुमार हैं उनके आने का एक प्रकरण है, एक कि निशांत कुमार कब जदयू ज्वाइन करेंगे, ये एक बड़ा सवाल जो है कार्यकर्ता है वो भी पूछ रहे हैं। हालांकि जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि निशांत जल्द ही पार्टी ज्वाइन करेंगे और उनके लिए एक समय तय किया गया है, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। क्या वो समय 8 मार्च की तारीख है? क्योंकि चर्चा 8 मार्च की तारीख की हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी चर्चा हो रही है कि परसों, आज 6 तारीख है, कल बीच परसों निशांत जो है वो जदयू ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी भूमिका क्या होगी सरकार में, ये तय करना नीतीश कुमार तय करेंगे, ऐसा जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका कहना है, वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें आज शाम की बैठक की, तो नीतीश कुमार ने आज विधान सभा और विधान परिषद के जो विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई है अपने आवास पे। समझा जा रहा है कि इस बैठक में 2-3 जो मसले हैं उन पर बात की जाएगी। पहला मसला तो ये होगा कि नीतीश कुमार जो 2 दशक के विकास कार्य जहां तक पहुंचा करके जा रहे हैं उसको आगे किस तरीके से लेकर के जाना है, इस मसले पे नीतीश कुमार सबसे पहले अपने विधायकों और जो एमएलसी हैं उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद जो राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसमें एनडीए की तरफ से जो 4 कैंडिडेट जिन्होंने नामांकन अमित शाह के सामने किया था, वो सारे उनके लिए जो वोटिंग होनी है उसमें क्या रणनीति होगी, क्या समीकरण होगा, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो अंदर से खबर आ रही है, जो चर्चा चल रही है, वो ये कि निशांत कुमार की जो एंट्री कराई जा रही है जदयू में, वो किस तरह से कराई जाए, जो सदस्य हैं उनका क्या सोचना है, क्योंकि नीतीश कुमार की शुरू से ऐसी छवि रही है कि वो कोई फैसला एक तरफा नहीं लेते हैं। जो पार्टी के नेता होते हैं, जो जनता होती है, उन सब की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। बिल्कुल। मधुरेश, जरा दूसरे पक्ष की बात कर लेते हैं। दूसरे पक्ष से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, यानी विपक्ष के नेताओं की तरफ से, उससे ये लग रहा है कि उन्होंने शायद ये सोच रखा था कि ये होना तो था, इस तरह का नेतृत्व परिवर्तन होना था, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद शायद बांध रखी थी कि जब भी ये होगा तो एक बड़ा सा हंगामा खड़ा होगा, बीजेपी जेडीयू के बीच, एनडीए की पार्टियों के बीच बड़ी तकरार होगी। वो होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए इतने अचरज में है, इसीलिए इस तरह से हक्का बक्का एक तरह से विपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं क्या? हाँ बिल्कुल लालचंद जी, देखिए अभी विधानसभा सत्र जब चल रहा था उस वक्त का, मतलब आज से 1 सप्ताह पहले का तेजस्वी यादव का अगर आप बयान सुनेंगे विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह का, तो वो साफ साफ नीतीश कुमार पे एलिगेशंस लगाते हुए दिख रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे थे और तमाम तरह की चीजें वो बोल रहे थे। लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि एनडीए एक बिल्कुल इंटैक्ट पार्टी है और यहाँ पे सब कुछ एक समन्वय के साथ में होता है। चाहे हमने पिछले चुनाव में जब देखा था कि किस तरीके से जो विपक्ष था वो टिकट बंटवारे के मुद्दे पर बिखर गया था, लेकिन एनडीए एक तय समय पर ने एक फॉर्मूले के तहत अपने टिकट का बंटवारा किया था। तो कितनी मतलब स्मूथ तरीके से एनडीए ने उस एक कॉम्प्लेक्स चीज को किया था, उतना ही स्मूथ तरीका आज भी दिख रहा है। स्मूथ
तरीके से नीतीश कुमार का नामांकन राज्यसभा के लिए हुआ है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो नया चेहरा होगा उसका भी चुनाव आपसी समन्वय से होगा, आपसी बातचीत से जल्दी कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि विपक्ष को लगा था कि जब भी ऐसा होगा एक बड़ा मुद्दा मिलेगा, एक बड़ा उसको मुद्दा मिलेगा जिससे वो स्विफ्ट कर सकेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। बहुत समन्वय के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से नीतीश कुमार ने समझबूझ के साथ में ये फैसला लिया है और इस फैसले का फायदा कहीं से भी विपक्ष को मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है। मधुरेश, एक सवाल अगर मैं ना पूछूं तो दर्शकों को लगेगा कि हमारे मन का सबसे बड़ा सवाल तो पूछा ही नहीं। सबके मन में यही बात चल रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जाहिर सी बात है 3-4 नाम चल रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि पटना में जरा ग्राउंड से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या चल रहा है, किस नाम की चर्चा है, कुछ कंक्रीट मिल पा रहा है या अभी तक ऐसा कुछ नहीं है? देखिए लालचंद जी, आप खुद भी जानते हैं कि बीजेपी बहुत सरप्राइजिंग पार्टी है। बीजेपी के फैसले चौंकाने वाले ही होते हैं ज्यादातर, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर दिल्ली में सीएम पद के उम्मीदवार का चुनाव हो। बीजेपी ने लगातार चौंकाया है, लेकिन फिर भी कई नाम हैं जो अभी चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिन नामों की चर्चा बेहद हो रही है उनमें दोनों डिप्टी सीएम का नाम है जो सम्राट चौधरी हैं, इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा भी हैं, इसके अलावा संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है, जो संजीव चौरसिया गंगा प्रसाद के बेटे हैं और 2015 से दीघा के से विधायक हैं, उनका भी नाम काफी लिस्ट में आगे चल रहा है। इसके अलावा नित्यानंद राय का नाम चल रहा था। तो ऐसे तमाम कई कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा तो कई नामों की हो रही है, लेकिन हम अभी पुख्ते तौर पे कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक कोई कंक्रीट हमारे पास में कोई खबर ना आ जाए। और ये भी कि ये कहना तब और ज्यादा मुश्किल हो जाता है मधुरेश जब वो पार्टी बीजेपी हो, है ना। किसी दूसरी पार्टी के लिए तो फिर भी आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। शुक्रिया फिलहाल आपका, आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे मधुरेश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण करने के लिए। तो हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़े हुए थे हमारे साथ पटना से, और हम बात कर रहे थे कि पटना में आगे चलकर बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। और अब हम आगे चलकर के बड़ी चर्चा खास मेहमानों के साथ जो करने वाले हैं वो चर्चा होगी कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर तमाम उठापटक के बाद अब ममता बनर्जी धरने पर बैठ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती ममता बनर्जी। इस पर करेंगे खास चर्चा ब्रेक के बाद। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं न्यूज पर इस वक्त। और इस वक्त पर जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम करेंगे खास चर्चा, और वो खास चर्चा होगी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर, जहां पिछले कई महीनों से एसआईआर को लेकर राजनीतिक उठापटक तो चली रही है। लेकिन अब इसमें ताजा ये है कि आज से ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। आज एसआईआर के खिलाफ मेट्रो चैनल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना कोलकाता में। राज्य की अंतिम मतदाता सूची में दरअसल 60 लाख से भी अधिक मतदाता विचाराधीन है पुनरीक्षण के लिए। सुनवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता और चुनाव आयोग के बीच तकरार दिखाई पड़ रही है। लगातार ये तकरार चल रही है। साथ ही पूरे राज्य में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस मुद्दे पर आमने सामने रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी के धरने से पहले बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा, ड्रामे से कुछ नहीं होगा, अब चुनाव में होगी हार, इसीलिए अभी से धरने की प्रैक्टिस में जुट गई हैं ममता बनर्जी। ये सुकांतो ने कहा। और ये भी कहा कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी विपक्ष की नेता बन जाएंगी। तो ये तो बात हुई सुकांतो मजूमदार की। लेकिन दिलीप घोष, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता वहां पर हैं, उन्होंने भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। एसआईआर को लेकर लोग तो चिंतित हैं, लेकिन राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा इस प्रक्रिया में। इस बीच राज्य में पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अब तेजी लाने की कोशिश भी हो रही है। ओडिशा, पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड से 200 और अधिक न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। और ये जो 200 न्यायिक अधिकारी हैं, ये और जो मौजूदा 550 है, वो 60 लाख लंबित मामलों की जांच करने वाले हैं। और इन 200 जो अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी, इनको विशेष रूप से उत्तर और दक्षिणी 24 परगना जिले, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान जिले में इनकी नियुक्ति होगी। साथ ही हावड़ा, हुगली, नदिया और बीरभूम जिलों में भी इनकी नियुक्ति की जाएगी। अभी वर्तमान में लगभग 550 न्यायिक अधिकारी एसआईआर से संबंधित मामलों के निपटारे में लगे हुए हैं। 200 और हो जाएंगे तो 750 हो जाएंगे। अब तक करीब 6 लाख मामलों का निपटान हो भी चुका है, ये चुनाव आयोग ने डेटा दिया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह धरना किस लिए है और क्यों है, और क्या विधानसभा चुनाव होने तक एसआईआर के मुद्दे को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहती टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? ये बड़ा सवाल है। जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि भाजपा ने चुटकी ली। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी का धरना तो ड्रामा है, चुनाव के बाद वो विपक्ष की नेता बन जाएंगी, इसीलिए अभी से धरने की प्रैक्टिस कर रही हैं। She is getting habituated because after the election, she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time, she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the beginning. It's a stunt and drama. लेकिन शिवसेना यूपीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने धरने को समर्थन दिया। कहा, ममता बनर्जी देश की लड़ाई लड़ रही हैं और शिवसेना उनके साथ है। एसआईआर की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की लड़ाई नहीं है, ये देश भर की लड़ाई है। किस तरीके से वोटर्स के अधिकारों का हनन हो रहा है, वोटर्स के अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। और आज बिहार में ही हम देख रहे हैं, वोटर्स ने नीतीश कुमार जी को वोट किया, पर वो बीजेपी को नहीं सुहाता है तो बीजेपी ने उनको उठाकर राज्यसभा में भेज दिया है और वहां पे अपना मुख्यमंत्री बिठाएंगे। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, उन्होंने वोटर्स ने वोट किया, एक तरफ अलायंसेस बने, नए अलायंसेस के आधार पर उद्धव ठाकरे जी बने थे, उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो यानी वोट आप कहीं भी करें, सरकार बीजेपी की बनेगी, इस तरीके का माहौल एसआईआर के अंतर्गत भी चल रहा है, उसका वो विरोध कर रही हैं। ये देश के लिए एक इंपॉर्टेंट विरोध है, हम सब उनका समर्थन करते हैं और हम उनके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना उनके साथ खड़ी है। सारा कुछ जोड़ दिया उन्होंने, बंगाल भी जोड़ दिया, बिहार भी जोड़ दिया, महाराष्ट्र भी ले आई, सब कुछ कह करके समर्थन दिया। खैर, भाजपा नेता दिलीप घोष का कहना है कि बंगाल सरकार एसआईआर की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही, एसआईआर प्रक्रिया में अड़चन डालकर इसको लंबा किया जा रहा है और फिर इसको मुद्दा भी बनाया जा रहा है। बंगाल में एसआईआर लेके लोग चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार पहले से नॉन कोऑपरेट कर रही है। यहाँ के कर्मचारी एसआईआर को ज़्यादा जटिल बनाए हैं। पूरा देश में एसआईआर और कहीं चर्चा नहीं, लोग अपना फॉर्म भर दिए और
कमीशन अपना काम कर रही है। यहाँ हर बात में अड़चन डाल करके उसको ज़्यादा लंबा किया जा रहा है, तो इसके लिए चुनाव में भी लोगों का प्रश्न आ रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है चुनाव कमीशन और अदालत मिलकर जिस प्रकार प्रयास कर रहे हैं, समय पर सारा काम हो जाएगा और जेन्युइन वोटर है जो लोग, वो जरूर वोट डालेंगे। ममता बनर्जी को कोई मौका चाहिए धरना देने के लिए। 15 साल सत्ता में रहने के बाद लोग भूल जाएंगे उनको क्या किया है, धरना ही याद रहेगा लोगों को और वही काम उनको आता है। बीजेपी कह रही है कि सब कुछ बिल्कुल समय से हो जाएगा, चुनाव आयोग भी आश्वासन दे रहा है, लेकिन टीएमसी इसी को मुद्दा बना रही है, कर ये लोगों को परेशानी हो रही है और ये भी कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। हमने टीएमसी के नेताओं की इस धरने पर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी, लेकिन अभी फिलहाल उनकी कोई प्रतिक्रिया इसलिए भी शायद नहीं आई होगी क्योंकि 2 बजे के आसपास ममता बनर्जी के इस धरने की शुरुआत हुई है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो उसमें ज़रूर टीएमसी क्या कह रही है उसके बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। आशीष, इसी पर जो चर्चा कर रहे हैं, केया घोष बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ में आनंदिया सिन्हा रॉय टीएमसी के समर्थक, स्वागत, नमस्ते सभी का, और प्रकाश चंदेलिया जी हमारे साथ एडिटर हैं राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के। सर नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत दा भी देखिए बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं, एकदम तैनात हैं बिल्कुल ग्राउंड पर। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास ही चलता हूं और वही सवाल पूछता हूं कि टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस धरने पर दादा अभी तक, क्योंकि 2 बजे इस धरने की शुरुआत हुई है, क्या तर्क है इस धरने के पीछे? जब सब कुछ फॉर्मूला निकल ही गया, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सब कुछ हो ही रहा है, फिर ये धरना क्यों? शायद लालचंद मुझे कुछ पूछ रहे हैं, काफी आवाज के कारण मुझे एग्जैक्टली सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूं सर, एक बार और रिपीट करता हूं। हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, उसके मुताबिक सब कुछ हो ही रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि चाहे पड़ोसी राज्यों से लाना पड़े ला करके करवा देंगे, उसके बावजूद ये धरना क्यों टीएमसी का? क्या टीएमसी ने इस पर कुछ बोला है कि ये धरना क्यों? अरे धरना क्यों है लालचंद, इस तरह क्यों पूछे? दूरदर्शन को वैसे ही पसंद नहीं हुआ, इसीलिए धरना स्थल से मुझे इतना दूर आना पड़ा और मैं वहीं पे खड़ा होकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज के कारण दूर आना पड़ा। वैसे आप जानते हो मुझे और दूरदर्शन को आपको पसंद नहीं है। सामने मुझे केसी दास दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि यहाँ से अगर कुछ मिठाई पैक करके भेज दे तो हो सकता है कि हमें पसंद आए। अब सबको पता है वहां पे हमारे जितने साथी सबको केसी दास पसंद है। आनंदिया सिन्हा रॉय जी कुछ इंतजाम करवा रहे हैं, हंसते हुए बिल्कुल हंस रहे हैं, कह रहे हैं बिल्कुल इंतजाम होगा। जो भी हो मुद्दे पे आते हैं, ये धरना काफी जरूरी था तृणमूल कांग्रेस के लिए। थोड़ा बहुत जो लोग आप देख रहे हैं, इन लोगों का जमावड़ा करने के लिए ये धरना काफी जरूरी था, नहीं तो जी तृणमूल कांग्रेस अपने समर्थकों को एक जगह पे ला नहीं पा रहे थे। पिछले 3 महीनों से बार बार ममता बनर्जी की तरफ से बार बार काफी कोशिशों के बाद अपने समर्थक को एक जगह पे ला नहीं पा रही थी और किसी न किसी तरह से उन्होंने जिस तरह से ये एसआईआर को रद्द करने की, इस एसआईआर को बंद कराने की कोशिश कर रही थी, वो हो नहीं पाया। आखिर तक जब वो कोर्ट पे गई, उसके बाद कोर्ट ने जिस तरह से उनकी जो कोशिश है उस कोशिश के ऊपर पानी फेर दिया। कोर्ट ने इसमें अपना जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी का जो टांग अड़ा दिया है, इस टांग अड़ाने के कारण एसआईआर और भी मजबूत हो गया। एसआईआर को खत्म करना है ये कोर्ट ने कह दिया है, जो ममता बनर्जी के लिए एक चुनौती बन गया है जी। इसीलिए उनके सामने इस तरह की धरना देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास दूसरे राउंड में, लेकिन पहले प्रकाश जी के पास अब चलता हूं। प्रकाश जी, जो अभी हमारे संवाददाता प्रसेनजीत दा कह रहे हैं, एक तो वो बात, और दूसरी बात जो हम समझ रहे हैं उस पर भी जरा बताइएगा कि क्या किसी न किसी तरह से टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको कम से कम विधानसभा चुनाव तक इस मामले को जिंदा रखना चाहती हैं और ये धरना उसी दिशा की कोशिश है क्या?
बिल्कुल लाल जी, अभी प्रसन्नजीत ने भी बिल्कुल वही बात कही और आप भी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। दरअसल धरना प्रदर्शन विरोध ममता बनर्जी के स्वभाव की तासीर है। 34 वर्षों के वामपंथी शासन में ममता बनर्जी ने अगर विरोध का कोई अगर अध्याय छोड़ दिया था तो वो शासन करने के बाद भी उसको उन्होंने बदस्तूर जारी रखा है। मुझे तो लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में ममता बनर्जी का ये जो धरना है ये उनके 6 माही अभियान का एक हिस्सा है। आपको याद होगा वो उन्होंने एसआईआर शुरू होने के पहले विरोध किया, एसआईआर शुरू होने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन करके आती हैं, बंगाल की सड़कों पर उतरती हैं, अपने समर्थित बीएलओ को उकसाने का काम करती हैं, जनता को भड़काने का काम करती हैं कि अगर आप एसआईआर का हिस्सा बनेंगे तो मतदाता सूची से आपका नाम काट दिया जाएगा। उसके बाद कहा कि सारे लोग जब तक एसआईआर में नाम नहीं आ जाएंगे तब तक मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। उन्होंने भी फॉर्म भर दिया और उनके मंत्री नेता जितने पार्टी के रहे विरोध करते रहे, लेकिन जब उनको एसआईआर का फॉर्म मिला तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर दिखाते रह गए, प्रदर्शन करते रहे। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के लाल जी सबसे कठोर संग्राम के दिनों से गुजर रही है। उन्हें मालूम है कि मात्र विपक्षी पार्टियों के साथ उनका जो फर्क है वो मात्र 60 लाख वोटों का है, 60 लाख लोगों का वोट और 15 वर्षों के भ्रष्टाचार युक्त शासन की ये जो अंतिम कड़ी है इससे जनता उबरना चाहती है। और प्रसन्नजीत की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ममता बनर्जी को अपने समर्थकों को एक मंच पर लाने के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना था और इसी के लिए उन्होंने धरना का सहारा लिया है। 2019 में जिस समय शारदा कांड को लेकर के यहाँ पर केंद्रीय एजेंसी आई थी उसका विरोध करने के लिए भी ममता बनर्जी इसी जगह धरने पर बैठी। और लाल जी सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि जिस धर्मतल्ला में ममता बनर्जी धरना दे रही हैं वहां पर साल के 365 दिन भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगी रहती है जी, जिसको पहले धारा 144 बोलते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। और वहां पर किसी पार्टी को, किसी संगठन को प्रदर्शन या इस प्रकार का धरना करने की कभी कोई अनुमति नहीं मिलती। लौटता हूं सर दूसरे राउंड में लौटता हूं अनिंद्या सिन्हा राय जी के पास। अनिंद्या सिन्हा राय जी, यही सवाल आपसे कि आखिर इस धरने प्रदर्शन की जरूरत क्यों अनिंद्या जी, जब सब कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मूले के मुताबिक? देखिए लालचंद जी, आप चाहते हैं कि 60 लाख जो लोग हैं वो लोग अपनी चुनाव में हिस्सा ले सके, हाँ या ना? बेशक आप भी चाहते कि जो वैलिड यहाँ का वोटर है वो अपना चुनाव में वो अपना वोट कास्ट कर सके। यही तो ममता बनर्जी चाहती है, यही तो ममता बनर्जी चाहती है। जो 60 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे उसका जो अटक किया वो टेंशन में है कि हम लोग चुनाव में भाग ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, जयपाल बख्शी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका नाम भी आ गया। अब भाई तो वो क्या घुसपैठिया है? मैं ये पूछता हूँ, और किसी का भी आ सकता। मैं तो विसंगति किसी के नाम में भी, हमारे नाम में, आपके नाम में, सुनिए ना, प्रधानमंत्री के नाम में, किसी के नाम में भी विसंगति। मैं तो प्रधानमंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री जी को यहाँ आके बार बार बोलता है कि घुसपैठिया। तो मुझे एक चीज बताइए, ये 60 लाख लोग घुसपैठिया है क्या ये इंडियन है, यहाँ का नागरिक है? ममता बनर्जी क्या चाहते? ये 60 लाख लोग ममता बनर्जी को, सब ने 60 लाख लोग की ममता बनर्जी को वोट देता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी चाहते कि उनका जो अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट उनका जो है वो एस्टेब्लिश करे। ठीक है, इसलिए ये 60 लाख लोग, अरिंद्या जी, ये 60 लाख लोग घुसपैठिया हैं या नहीं हैं, इसी डॉक्यूमेंट की जांच के लिए तो न्यायिक अधिकारी लगाए गए ना। 550 पश्चिम बंगाल के और 200 ओडिशा और झारखंड के, 750 लोग, यही तो जांच कर रहे हैं वो लोग। हाँ, आपने अभी बताया कि अभी तक 6 लाख लोगों का हो गया। 54 लाख अभी बाकी है। कितना है? 54 लाख बाकी है। और चुनाव कब है? चुनाव डिक्लेरेशन कब होने वाला है? अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं, तो अभी क्या कहा जाए? अभी तक नहीं आया ना। चुनाव खत्म करना है, फर्स्ट वीक ऑफ में आपको वोट लेना पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा तो है ना सर? जरूर है। तो ठीक है, वो फॉर्मूला निकालेंगे ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन, ठीक। इलेक्शन कमीशन अगर वो तो दिखा, इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल है तो ठीक है, वो तो बात करने की कर लिए। केया घोष जी, क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव से, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि उनको आशंका है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये प्रक्रिया पूरी होगी नहीं,
54 लाख लोगों का अभी भी होना है रिवीजन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक फिल्म था बंटी और बबली, उसमें एक सीन था कि हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि अरे मांग कौन सी है तो वो ये तो बताओ। हाँ, वो वीडियो मैंने देखा है। बोलने लगे कि अरे मांग क्या है पता नहीं, लेकिन धरना प्रदर्शन करना जरूरी है। आज ममता बनर्जी जी का ये धरना देख के मुझे सबसे पहले बंटी और बबली का ये सीन ही याद रहा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी वो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, एसआईआर को रोकने के लिए वो हर एक प्रयास कर चुकी है। बेशक। एक अंग्रेजी में कहावत है कि ऑल द ट्रिक्स ऑफ द बुक। बिहार में जब एसआईआर हो रहा था, आंचलिक तृणमूल पार्टी वो बिहार में भी वो घुस के वो उन्होंने कोशिश करी कि एसआईआर को रोक दिया जाए, असफल हुए। अब बंगाल में जब आया, तृणमूल चले गए, ममता बनर्जी खुद वो, हालांकि वो पिटिशनर रूप से नहीं गई थी, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाई थी, लेकिन एक स्पेक्टिकल दिखाने के लिए वो चली गई थी जी। अब इसका नेट रिजल्ट क्या हुआ? केया जी, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था इसलिए गए। नहीं, उनका तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी जी से पूछे, उनका अपना जो नंबर 2 है अभिषेक बनर्जी, उनके ऊपर भरोसा करते हैं क्या? वो क्या अपने सांसद के ऊपर भरोसा करते हैं? ममता बनर्जी जी खुद कहती है कि आप लोग जब बात करोगे अपने आप के, मतलब खुद के बीच व्हाट्सएप में कॉल करो, ये आईफोन में फेस टाइम में बात करो। ठीक है। अरे जो खुद अपने साये के ऊपर भरोसा नहीं करती होंगी वो किसके ऊपर भरोसा करेंगी? लेकिन गौर की बात यह है कि देखिए, ममता बनर्जी जी या अनंत्या दा जो है, इनके पास दिव्य दृष्टि है, इनके पास एक्सरे आईएस, इसीलिए पता है कि ये 60 लाख में 60 लाख ये सारे भारतीय नागरिक है। अच्छा, ये बताइए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात हो रही है, ये कौन सा लॉजिक है कि एक पिता का 300 संतान है, 300 से अधिक संतान, कई इस तरह के कई बड़े विचित्र मामले आए हैं। अरे आपको तो नए तरीके से महाभारत भी लिखना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 7 धृतराष्ट्र का जन्म हमने देखा है। यहाँ पर एक बच्चे और दूसरे बच्चे में अंतर 3 महीने का हुआ है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पश्चिम बंगाल में देखे हैं। अनिंद्य सिन्हा राय जी का जवाब, अनिंद्य सिन्हा राय जी, 10 सेकंड। हाँ, 10 सेकंड में भी देखा है कि पश्चिम बांग्लादेश की, आ रहा हूँ अनिंद्य, 10 सेकंड में आ रहा हूँ, 10 सेकंड में अनिंद्य थोड़ा सा धैर्य रखो। पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया, बांग्लादेश घुसपैठिया लवली खातून भी इनका चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये कौन सा लॉजिक है, जरा ये बताने की कोशिश करें। ठीक, बता रहे हैं अनिंद्या जी, बता रहे हैं, बताइए अनिंद्या जी। हम लोग भरोसा करते हैं बंगला का जनता के ऊपर, हम लोग भरोसा करते हैं देश का आम नागरिक के ऊपर। हम लोग ऐसे कोई एजेंसी को भरोसा नहीं करते जो बीजेपी लोग करते हैं। हम लोग इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं, उसका वोट के ऊपर भरोसा करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बांग्ला बोलने से प्रकाश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रकाश जी कुछ बता रहे हैं। प्रकाश जी, मुझे लगता है प्रकाश जी जरूर पीछे का कोई ना कोई बैकग्राउंडर दे रहे होंगे। प्रकाश जी बताइए। अनिंदु दा कह रहे हैं कि उनकी पार्टी एजेंसी पर विश्वास नहीं करती। भाई साहब, आपकी पार्टी एजेंसी पर ही तो चल रही है, आईपैक के अलावा आपकी पार्टी तो अपने नेताओं पर विश्वास नहीं करती। हरी फाइल, प्रकाश दा, हरी फाइल भी एजेंसी के बदौलत ही निकली थी। सीबीआई को हम भरोसा नहीं करते, हम लोग जनता का वोट के ऊपर भरोसा करते हैं। बीजेपी लोग जब चुनाव आ गया, सीबीआई प्रसेनजीत दा, ठीक, प्रसेनजीत दा। पहले आनंदो या उनकी ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस ये ठीक कर ले उनका मांग क्या है। पहले उनका मांग था कि एसआईआर हम होने नहीं देंगे। उसके बाद उनका मांग बदल गया कि हमारे डेड बॉडी के ऊपर से एसआईआर किया जाए। बीएलओ की मौत का मामला। उनका मांग है कि एक जो हमारे देश की नागरिक है उनको एसआईआर से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए। ये तो सबका मांग हुआ करता था। ये अगर पहला दिन वो बोल देती तो इतना कुछ हंगामा नहीं करना पड़ता। और आज यहाँ पे जो धरना देने के लिए बैठी है, यहाँ इस धरने का क्या मांग है, ये पीछे का जो बांग्ला में लिखा हुआ है उस बैकग्राउंड को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस धरने का मांग क्या है। तो बांग्ला में जो लिखा है उसको आप हिंदी में हमें बता तो सकते हैं, क्या क्या लिखा है वो तो बता दीजिए।
तो पहले तो ये ठीक कर ले कि उनका मांग क्या है, उसके बाद ऑनिंदो जो कुछ भी वहां पे कह रहे हैं उसका क्लैरिटी आ जाएगा पूरे देशवासियों के सामने। तो ये मांग पिछले 3 महीनों से जो बदलता जा रहा है बारी बारी में, तो ये मांग को पहले खुद ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस या ऑनिंदो जैसे जो लोग नेशनल टीवी पर बैठते हैं ये सब ठीक कर ले। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए ठीक रहेगा। मैं इसको पश्चिम बंगाल में फुटबॉल बड़ा लोकप्रिय है तो उसी की भाषा में बोलता हूं कि गोल पोस्ट बदलना है ना। ये गोल पोस्ट बार बार क्यों बदल रहे हैं? गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं अनिंदिया जी? मैं अनिंदिया जी की एक प्रतिक्रिया लेके फिर केया जी के पास। अनिंदिया जी बार बार गोल पोस्ट बदल रहे हैं SIR पूरे मामले में। अनिंदिया जी की आवाज, अनिंदिया जी अनम्यूट कीजिए, अनिंदिया जी जरा अनम्यूट कीजिए। अनिंदिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही, बोलिए। हाँ सुनिए, देखिए हम लोग गोल पोस्ट बदल नहीं रहे, हम लोग एक ही मांग कर रहे हैं, जो यहाँ का नागरिक है उनको डेमोक्रेटिक राइट दिलाना पड़ेगा। एक ही बात है। तो वो सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर रहा है ना। सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का नाम भी आ गया। चीफ जस्टिस जयमल बख्शी, उनका नाम भी लॉजिकल डिस्कवरी में आ गया। छोड़िए। नंबर 2, तृणमूल कांग्रेस के स्लोगन क्या है पता है? खेला होबे, खेला होबे। वो तो 2021 में था, 2021 में स्लोगन था खेला होबे। वैसे नहीं, एजेंसी को, सेंट्रल एजेंसी और अपना इलेक्शन कमीशन को बगल में लेके खेला। ठीक है, केया जी का जवाब सामने आ जाओ, जनता के सामने। ठीक, केया जी ये कह रहे हैं 2021 की तरह खेला होबे। मैं दूरदर्शन नेशनल टीवी पे ये बात मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैं बहुत लाइटर मोड से बात कर रही थी, लेकिन कितने बदतमीज इंसान और बदतमीज पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इनके खेला हवे के चक्कर में हमारे 300 कार्यकर्ता, 300 से अधिक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है। ये है इनका खेला, लोगों के खून से इन लोग खेलते हैं। आप चुनाव के बाद की हिंसा की बात कर रही है ना? दूसरी जी हाँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये गोल पोस्ट चेंज करने की बात बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि ये इनका गोल पोस्ट कैसे बदलता है मैं आपको बता रही हूँ। ये बांग्ला बंगाली के बात करते हैं 2024 में, जो कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और अब राज्यसभा में भी मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, इनको लेके उन लोग राज्यसभा लोकसभा में भेजते हैं। एक बंगाली नहीं मिला ममता बनर्जी को। ये इनका गोल पोस्ट चेंज करना है। और तीसरी बात ये है कि ममता बनर्जी वो डर गई है, जान गई है जनता, डर गई है ममता। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का खुद का विधानसभा क्षेत्र से 47,000 वोटर्स, जो डेड वोटर्स, जो ट्रांसफर्ड वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स, इनका नाम निकल चुका है। ममता बनर्जी जानती है कि अगर स्वच्छ वोटर जो लिस्ट है ये आएगी तो ममता बनर्जी हारेगी, हारेगी, हारेगी। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए वो SIR नहीं होना देने। ठीक है, ये चर्चा हमेशा से। लेकिन प्रकाश जी जो बात केया जी कह रही हैं, देखिए अब वो चाहे जिसको भी नफा नुकसान हो, ये तो अब क्लियर हो गया ना कि पहले करीब 58 लाख नाम पहले कटे और उसके बाद ये 60 लाख विचाराधीन है, इसमें भी कुछ कटेंगे ही। अब उसमें धरना प्रदर्शन से क्या हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हमें अब तभी दिखाई पड़ेगा राज्य में जब चुनाव वगैरह सब पूरा हो जाएगा, नहीं तो चुनाव तक तो ये मुद्दा चलेगा ही चलेगा और इस पर कुछ ना कुछ होता रहेगा, ये लग रहा है। लाल जी, मैं आपको बड़ी रोचक बात बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि लगभग 40 वर्ष पहले मैंने सिद्धार्थ शंकर राय का इंटरव्यू किया था, जो बंगाल के मुख्यमंत्री थे। जी। और उन्होंने कहा कि उस समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो ट्राम का किराया 5 पैसे था, उसको 5 पैसे से बढ़ाकर 7 पैसा कर दिया। 2 पैसा किराया बढ़ाया गया। 1977 की बात है, 1977 के पहले की, जिस समय वो मुख्यमंत्री थे। तो जब 2 पैसा किराया बढ़ा, कई ट्राम गाड़ियां जला दी गई, बसें जला दी गई, तो उसके बहुत ज्यादा व्यापक विरोध हुआ। उसके बाद में विरोध में उस समय ममता बनर्जी नहीं थी, वामपंथी लोग थे। और जब काफी नुकसान हुआ तब सिद्धार्थ शंकर राय ने यह फैसला किया, एक काम करते हैं, 5 पैसे से किराया बढ़ाकर मैंने 7 पैसे किया। हम एक काम करते हैं, जो वर्तमान 5 पैसे का किराया था उससे भी 1 पैसा किराया घटा देते हैं, 4 पैसे कर देते हैं। उनका कहना था कि उसके बावजूद वामपंथियों ने आंदोलन जारी रखा। ये लाइटर नोट में बात कही। मतलब किराया क्यों घटा दिया? मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी।
हाँ, अगर हम पैदल चलेंगे तो 5 पैसे की बचत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वही चीज ममता बनर्जी ने ले ली है। धरना प्रदर्शन इनकी एक आदत है। और देखिए ममता बनर्जी, लालजी आपको याद होगा, ये तो मान लीजिए एसआईआर पर ये धरना प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी तो अपनी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर चुकी है। मेरे ख्याल से प्रसन्नजीत इस बात की गवाही देंगे कि जब आरजी कर कांड हुआ था, जब वहां की बिल्कुल बिल्कुल हमने देखा था सड़कों पर पैदल चलती हुई गृह मंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सरकारी अस्पताल आपके अधीन में है, आपकी पुलिस है, आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, और आप पूरे कलकत्ता में रैली निकाल रही है। ये किसके अगेंस्ट में था? ममता बनर्जी ने अगर कहे तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में ही धरना प्रदर्शन किया। अगर इतने सारे लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया, शिक्षित समाज को कलुषित कर दिया, हजारों की संख्या में लोगों की नौकरियां खा गई, डीए को लेकर के डीए की मांग पर सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बावजूद उनको डीए नहीं दिया जा रहा है। इन चीजों पर अगर ममता बनर्जी कुछ बात प्रकाश जी इसी से जुड़ा एक सवाल, प्रकाश जी इसी से जुड़ा सवाल, क्या कि एसआईआर के मुद्दे के नीचे में ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इनकी चर्चा कम हो रही है क्या राज्य में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। दबी जुबान से सारे लोग स्वीकार रहे हैं सर। आज लाखों की संख्या में बंगाल में सरकारी कर्मचारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद उनको डीए का भत्ता देने से ममता बनर्जी का अस्वीकार करना। देखिए ममता बनर्जी, अनिंदिया जी क्या ये एसआईआर का मुद्दा सूट कर रहा है कम से कम विधानसभा चुनाव के लिए, टीएमसी के लिए सबसे अच्छा मुद्दा? नहीं, अब मुद्दा का बात नहीं है, ये जनता का अधिकार का बात है। जो यहाँ का नागरिक है उनको चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा, यही तो बात है। आप लोग घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। केया जी को कोई दिक्कत है? केया जी जो भी रियल वोटर हैं वो अगर चुनाव में हिस्सा ले पश्चिम बंगाल में, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है उससे? देखिए मृत वोटर्स अगर हिस्सा ले, घुसपैठिया वोटर्स अगर, इसलिए मैंने रियल जोड़ दिया, वोटर्स अगर हिस्सा ले तो हमें तो आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी का एकदम स्टैंड है कि स्वच्छ वोटर जो लिस्ट, ये हमारी मांग है, इसमें कोई भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। और जब तक ये एसआईआर संपन्न नहीं होगा, नो एसआईआर नो वोट, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। और धरना के लिए ममता बनर्जी को शुभ नंदन, वो प्रैक्टिस जारी रखे, आगे चल के बहुत धरने उनको ये बात आप लोग कह रहे हैं कि आगे चलकर ये काम आएगा, ये मान के चल रहे हैं क्या कि इस बार खेला ना होवे? हैं वो तो कह रहे हैं कि इस बार भी खेला होवे। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा, साथ में प्रकाश जी, केया जी और अनिंदिया जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है ब्रेक का। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर की बात करेंगे, और वो बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर यह है कि वहां पर अब धर्मांतरण के खिलाफ कानून को और ज्यादा सख्त बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट पहले देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून का पहला ड्राफ्ट तैयार अब कर लिया है। राज्य कैबिनेट ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, और अब इस बिल को विधानसभा और विधान परिषद में पेश किया जाएगा, जहां इसे कानून बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
सरकार का यह कहना है कि इस कानून का मकसद जबरन या फिर धोखे से या लालच देकर कराए जाने वाले धन परिवर्तन को रोकना है। प्रस्तावित कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दबाव, धोखे या प्रलोभन देकर किसी का भी धन परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान होगा। ऐसे मामलों को नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में गैर जमानती रखा जाएगा, यानी आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। दोषी पाए जाने पर जेल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और सरकार के मुताबिक यह कानून खास तौर पर उन मामलों को रोकने के लिए लाया जा रहा है जिनमें शादी या फिर अन्य माध्यमों से कथित तौर पर धन परिवर्तन कराया जाता है। इन मामलों को अक्सर लव जिहाद से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। तो सरकार का दावा है कि यह कानून किसी की धार्मिक आस्था या स्वतंत्रता पर हमला बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की उल्टे रक्षा करने के लिए इसे बनाया जा रहा है। अगर किसी को दबाव या धोखे से धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां बहस और चर्चा के बाद इसे कानून का रूप दिया जा सकता है। फिलहाल इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति और देश भर में धर्मांतरण के मुद्दे पर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का तर्क है कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि कौन किससे शादी करेगा। ये सारी बातें सरकार ने तय करने की जरूरत नहीं। ऐसा है कि युवक और युवती आपस में तय करेंगे तो शादी हो सकती है, तो कन्वर्शन भी करने की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है कि हमारी परमिशन लेनी चाहिए, ये करना चाहिए। तो आप अभी कौन किसका ये शादी करेगा उसकी परमिशन सरकार किसी दे सकती है? गलत बात है ये। विपक्ष की एक और पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके नेता फखरुल हसन का कहना है कि भाजपा महाराष्ट्र में जनता को दरअसल मुद्दों से भटका रही है। महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं, कभी वहाँ पे टीपू सुल्तान पे चर्चा होती, कभी हिंदू मुसलमान पे, नकाब पे, हिजाब पे चर्चा होती है और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटना और हटाना चाहती है। इसलिए इस तरह के कानून लेके आए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। समाजवादी पार्टी समझती किसी को भी दबाव डाल के, प्रलोभन दे के धर्मांतरण नहीं कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले से कानून मौजूद है और एक अन्य कोई और कानून उसके लिए बनाया जा रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं ये सब मुद्दे इसलिए लेके आती है कि वो जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटना चाहती है। लेकिन भाजपा के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं नीतीश राणे, उनका कहना है कि इस तरह के कानून की मांग राज्य में लंबे समय से हो रही थी। एंटी कन्वर्जन लॉ, धर्मांतर विरोधी कानून, लव जिहाद के विरोधी कानून आना चाहिए, जो सालों साल मांग थी। उसके लिए बहुत सारे हिंदुत्ववादी विचार के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, मोर्चे निकाले। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं पारादीप, जहां गृह मंत्री अमित शाह सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र तीसरी इकाई का लोकार्पण करने वाले हैं और सहकारिता विकास गोष्ठी में हिस्सा लेंगे। साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि पारादीप में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विकसित ओडिशा के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री दिलीप सांगाणी जी, इफ्को के अध्यक्ष श्री संपत चंद्र स्वाई जी, उद्योग मंत्री ओडिशा सरकार श्री विभू प्रसाद तराई जी, यहां के लोकसभा सांसद
श्री अमरेंद्र दास जी, जगत सिंहपुर के विधायक, मेरे साथी सहकार सचिव डॉक्टर आशीष भूतानी जी, इफ्को के वाइस चेयरमैन श्रीमान बलबीर सिंह जी, इफ्को के एमडी श्री केजे पटेल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे हृदय के जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा जय जगन्नाथ। मित्रों, सबसे पहले ओडिशा की इस पावन भूमि पर मैं महाप्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पर भी 125 साल से पहले से महाप्रभु का निवास है। जैसे पुरी में महाप्रभु का रथ यात्रा निकलता है, हमारे अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकलता है। पूरा गुजरात पुरी के इस महान यात्रा स्थल पर विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु को हमेशा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता रहता है। भाइयों बहनों, आज ओडिशा के अंदर ओडिशा चुनाव के बाद मैं पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं। ओडिशा को बहुत लंबे समय से दूसरे राज्य के शासन से मुक्त कराने के लिए ओडिया भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं साथ में यह भी विश्वास दिलाने आया हूं कि जो परिवर्तन आपने किया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखते 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 हमारा ओडिशा विकसित राज्यों के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर देगा। ये दुर्भाग्य की ही बात थी कि ओडिशा देश के समृद्ध राज्यों में शुमार है। यहां की धरती के नीचे इतनी संपदा पड़ी है कि शायद ओडिशा भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, परंतु यहां की जनता गरीबी से पीड़ित, यहां के जनजाति के कल्याण के लिए कोई आयोजन नियोजन नहीं हुआ, यहां के सागर किनारे के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया, यहां के शहरों के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया था। और 24 के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ओडिशा की जनता से आशीर्वाद मांगने आए थे और आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हेलो हेलो हेलो। और आज ये सरकार म्यूट चेक बहुत अच्छे तरीके से ओडिशा को आगे ले जा रही है। आज ओडिशा नए भारत के ऑप्टिमिज्म, ओडिशा की ओरिजिनलिटी और ओडिशा के सभी पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर कर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तटीय मैदानों से लेकर पश्चिमी ओडिशा के पठारों तक
और जनजातीय क्षेत्र से लेकर हस्तशिल्प के उद्योगों तक ओडिशा के समूचे विकास का आज प्लानिंग हो गया है। महानदी के उपजाऊ बेसिन और चिलिका के विशाल जल क्षेत्रों का समन्वय कैसे हो, यहां तक भी प्लानिंग हो चुका है। आज शाम को ही ओडिशा की नई सहकारी नीति की घोषणा है। आज मैं इस मंच से पारादीप की पवित्र भूमि से समग्र ओडिया वासियों को कहकर जाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुजरात की तरह ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें हाथ में लेने वाली हैं। आज गुजरात में 36 लाख ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से अमूल एक आंदोलन बना और आज अमूल 1,30,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है और इसका मुनाफा आनापाई के साथ गुजरात की महिला पशुपालकों के साथ जाता है। उसी प्रकार से ओडिशा के पूरे पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर यहां की जनजातीय और ओबीसी माताओं बहनों को समृद्ध करने का काम करेंगे। मत्स्य पालन को भी कोऑपरेटिव ताकत देकर इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इससे सी फूड निर्यात में बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना है। आने वाले दिनों में भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय और ओडिशा सरकार दोनों मिलकर ओडिशा के ग्रामीण जनजीवन को समृद्ध करने का एक प्रयास करेंगे। मित्रों, आज इफ्को की पारादीप इकाई में सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र की तीसरी स्ट्रीम का लोकार्पण हो रहा है। यह देश आज इस संयंत्र के लोकार्पण के साथ ही उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ उर्वरक बनाना नहीं, उर्वरक बनाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो सभी भारत में होनी चाहिए और इससे लगभग भारत की निर्भरता को बहुत कम करने का काम होगा। 2005 में इफ्को ने इस प्लांट को 2500 करोड़ में खरीदा था। उस वक्त 7.5 लाख मैट्रिक टन की क्षमता थी। आज 22 लाख मैट्रिक टन तक उसको पहुंचाया है और ब्लेंडेड उर्वरक की खाद की उत्पादन लगभग 15% है और स्वदेशी डीएपी भी इसमें 40% बनता है। भाइयों बहनों, अभी इफ्को के एमडी ने कहा अब इफ्को को सल्फ्यूरिक एसिड इंपोर्ट नहीं करने पड़ेगा। पटेल साहब, यहां से संतोष मत लीजिए। इफ्को में क्षमता है कि इफ्को अपने आत्मनिर्भर होने की न चिंता करे, सल्फ्यूरिक एसिड के क्षेत्र में पूरे देश को आत्मनिर्भर करने का काम हमारी इफ्को की इसी इकाई ने करना चाहिए। देश में फर्टिलाइजर बनाने वाला हर कारखाना और केमिकल के उद्योग में
जहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत हो उसका उत्पादन हमारे पारादीप की इस यूनिट के अंदर करना चाहिए। इफको अब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, पीएम प्रधान के माध्यम से, प्रणाम के माध्यम से रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को कम करने का आंदोलन, ये सब चीजों में आगे बढ़ रहा है, जिससे हमारा भूमि संरक्षण का काम भी होगा। और आज इस क्षेत्र में आप सभी को गर्व होगा, इस क्षेत्र में इफको दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव यूनिट बना है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसकी विश्व भर में मांग बनी। नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, नैनो कॉपर, आज इसको कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। भाइयों बहनों, इफको एक प्रकार से पूर्णतया कोऑपरेटिव स्वामित्व वाला साहस है। लगभग 36,000 कोऑपरेटिव यूनिट्स इफको के मालिक, और इस 36,000 यूनिट में 5 करोड़ किसान मेंबर बने हैं। तो इफको जो भी कमाता है उसका फायदा देश के 5 करोड़ किसानों को पहुंचाता है। यही इफको का सबसे बड़ा ताकत। एक प्रकार से इफको का कारखाना कलोल में हो, कंडला में हो, फूलपुर में हो, आमला में हो या पारादीप में, इसका मालिक हमारे देश के 5 करोड़ किसान हैं। और 41,000 करोड़ का टर्नओवर, 3800 करोड़ का मुनाफा और 28,000 करोड़ की नेटवर्थ, इसकी मालिकी हमारे 5 करोड़ किसानों की है। यही कोऑपरेटिव की चमत्कार है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मैं आज ओडिशा की जनता को वादा कर कर जाता हूं, आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव के क्षेत्र के माध्यम से ओडिशा के गरीब किसान, ग्रामीण जनजीवन और विशेषकर माताओं बहनों को आत्मनिर्भर करने का काम ओडिशा सरकार और भारत सरकार मिलकर करेगी। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इफको के अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष, उनके एमडी और पूरे बोर्ड को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। सभी इफको के कर्मचारियों को मेरी लाख लाख शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव यूनिट इतने अच्छे प्रोफेशनलिज्म के साथ चले और सभी पैरामीटर्स में, चाहे पर्यावरण के हो, स्वच्छता के हो, कर्मचारियों के कल्याण के हो या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट के हो, सभी क्षेत्रों में इफको ने रिकॉर्ड तोड़े हैं और प्राइवेट कंपनियों से भी इफको आगे निकला है। इसलिए मैं इफको के सभी कर्मचारियों का मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अंत में मेरे साथ सभी लोग जय जगन्नाथ बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की। तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे उड़ीसा के पारादीप से। वहां पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विकास गोष्ठी को वहां पर संबोधित किया।
साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र 3 का वहां पर लोकार्पण किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात की तरह उड़ीसा में हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का काम बीजेपी की केंद्र सरकार और उड़ीसा की राज्य सरकार करेगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को भी सहकारिता के माध्यम से फ़ायदा मिलेगा। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम आने वाले दिनों में किए जाएंगे। और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव से यानी कि सहकारिता से किसान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम ओडिशा में किया जाएगा। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।